students, welcome to the fifth chapter of history education. ओके इस चैप्टर में हम अपने कंट्री के एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. ओके सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. In this chapter we shall review the main stages and schemes in the development of the educational system in India. तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हमारे कंट्री के एजुकेशनल सिस्टम के बारे में. यानी हमारे कंट्री के एजुकेशनल सिस्टम के लिए गवर्नमेंट ने कौन से स्कीम्स निकाले, कौन से प्लान्स किए, ओके कौन सा कमीशन सेटअप किया ताकि हमारे कंट्री का एजुकेशनल सिस्टम डेवलप हो सके. और हमारे कंट्री के एजुकेशनल सिस्टम के मेन स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे. ओके वी शैल टेक इनटू कंसिडरेशन primary, secondary as well as higher education and besides research institutes in some representative areas. तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, प्राइमरी एजुकेशन के बारे में, सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में और हायर एजुकेशन. उसके अलावा हम रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में भी पढ़ेंगे. रिसर्च इंस्टीट्यूट मीन्स क्या क्या होगा, जैसे कि मेडिसिन में, साइंस में, मैथमेटिक्स है, IITs है. ओके तो कुछ जो है रिप्रेजेंटेटिव एरियाज के बारे में भी हम पढ़ेंगे. ओके दिस विल गिव अस एन आइडिया ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री. और जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, उसके अलावा कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट, तब जाके हमें जो है हमारे कंट्री का एजुकेशनल सिस्टम के बारे में आइडिया मिलेगा. ओके The first census of independent India in 1951 revealed the extreme complexity and interactability of the educational issues in the country. See, complexity मतलब क्या होता है? Hard to understand यानी समझने में मुश्किल, और interactability मतलब क्या होता है? Hard to work with. ओके तो प्री इंडिपेंडेंस यानी हमारे कंट्री को जब इंडिपेंडेंस नहीं मिला था, तो उसके इंडिपेंडेंस जब नहीं मिला था तो उस टाइम पे पीपल जो है वो इलिटरेट हुआ करते थे, यानी अनपढ़, क्योंकि उनको ज़्यादा जो है एजुकेशनल फैसिलिटीज़ नहीं होती थी. तो जब 1951 का सेंसस हुआ यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो जब जनगणना हुई तो उसमें लिटरेसी रेट का पता लगाया गया. ओके तो लिटरेसी लेवल हमारे कंट्री का उस टाइम पे 1951 के टाइम पे लिटरेसी लेवल जानना जो है वो बहुत ही मुश्किल हुआ. और उसके साथ मीन्स एजुकेशनल इश्यूज जितने भी थे कंट्री में, उसके साथ वर्क करना, उसके साथ डील करना भी बहुत ही मुश्किल हुआ. ओके इन द फर्स्ट सेंसस द लिटरेसी लेवल वॉज 17%. यानी जब 1951 में सेंसस हुआ, फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो हमारे कंट्री का लिटरेसी लेवल कितना था? 17%, ओनली 17%. एंड इट रोज एज शोन बिलो. ओके और धीरे धीरे जो है हमारे कंट्री का लिटरेसी लेवल जो है बढ़ने लगा. तो ये हम टेबल में देख सकते हैं. जैसे 1951 में हमने पढ़ा कितना था? 17%. फिर 1971 में कितना हो गया ग्रोथ होके? 34%. 1981 में 43% एंड 1991 में 52%, 2001 में 64%. और अब जब 2011 में सेंसस हुआ तो उसके अकॉर्डिंग हमारे कंट्री का लिटरेसी लेवल 74.04% है. ओके इम्प्रूविंग दिस परसेंटेज वॉज अ सीरियस चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब ये जो हम देख रहे हैं कि हमारे कंट्री का जो लिटरेसी लेवल इम्प्रूव हुआ, उसके परसेंटेज इम्प्रूव हुए, तो ये परसेंटेज इम्प्रूव करना जो है हमारे कंट्री के गवर्नमेंट के लिए बहुत ही सीरियस चैलेंज था. ओके क्योंकि ज़्यादातर जो है पीपल वो इलिटरेट थे. अब उनको सबसे पहले जो है एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी करना बिटवीन 6 to 14 ईयर्स चिल्ड्रन के लिए. ओके तो ये चैलेंजिंग टास्क था. ओके सेवरल रेमेडियल स्कीम्स वर पुट इन प्लेस टू डील विथ इट. अब इसके साथ डील करने के लिए मीन्स एजुकेशनल इश्यूज जो थे हमारे कंट्री में, इसके साथ डील करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो है रेमेडियल स्कीम्स, रेमेडियल मतलब क्या होगा? उपाय. तो बहुत सारे स्कीम्स, प्लान्स ये सब बनाए. ओके हम आगे देखेंगे. फर्स्ट प्राइमरी एजुकेशन. Primary education refers to the schooling given to children in the 6 to 14 years age group. सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्राइमरी एजुकेशन. तो प्राइमरी एजुकेशन क्या होता है? स्कूलिंग गिवन टू चिल्ड्रन इन द 6 to 14 ईयर एज ग्रुप. यानी जो 6 to 14 ईयर के बच्चे जो होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं,
उनको प्राइमरी एजुकेशन के लिए भेजा जाता है। ओके, जब उनको स्कूल भेजा जाता है तो उनको कौन सा एजुकेशन मिलता है? प्राइमरी एजुकेशन। ओके, in 1988 the central government started a scheme for the spread of primary education and to improve educational standards। सी, और 1988 में हमारे इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया? स्कीम, ताकि ये जो प्राइमरी एजुकेशन है इसका फैलाव और भी ज़्यादा हो। ओके, ये और भी ज़्यादा स्प्रेड हो। और उन्होंने ये भी स्कीम निकाली कि जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स है, यानी जो एजुकेशन जो प्रोवाइड हो रहा है बच्चों को, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होनी चाहिए। इसके लिए भी हमारे गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली। ओके, इट इज़ नोन एज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और 1988 में ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट किया ताकि प्राइमरी एजुकेशन स्प्रेड हो सके, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स एंड इसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो सके, तो ये स्कीम को क्या कहा गया है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ओके, द गवर्नमेंट मेड फंड्स अवेलेबल टू हेल्प इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ द स्कूल्स and to fulfill minimum educational needs such as at least 2 proper classrooms, toilets, one of the 2 teachers to be female, a blackboard, maps, laboratory apparatus, a small library, a playground, sports equipment, etc. This scheme helped the primary education system to gain some momentum। See, जो ये प्लान बनाया था, जो स्कीम हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स बनाई थी, तो उसमें क्या मतलब उसको क्या कहा गया? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और गवर्नमेंट ने जो है स्कूल्स के स्टैंडर्ड को, यानी स्कूल्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए फंड्स भी अवेलेबल किए। जैसे कि उन्होंने क्या स्कीम निकाली कि एटलीस्ट 2 प्रॉपर क्लासरूम्स। पहले ज़्यादातर क्या होता था कि एक ही क्लासरूम होते थे, एक ही टीचर होती थी, और वो 1st to 4th स्टैंडर्ड को बेचारी एक ही टीचर पढ़ाती थी। ओके, तो इस तरह से सारे स्टूडेंट्स पे इतना ध्यान नहीं जा पाता था। ठीक है, तो उनको क्वालिटी वाइज एजुकेशन नहीं मिलता था। लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने क्या स्कीम निकाला कि एटलीस्ट 2 प्रॉपर क्लासरूम होना चाहिए चिल्ड्रन के लिए, टॉयलेट्स होना चाहिए, 1 ऑफ द 2 टीचर्स टू बी फीमेल। अगर 2 टीचर है तो 2 टीचर में से 1 टीचर फीमेल होनी चाहिए। ओके, ब्लैक बोर्ड प्रोवाइड करना, मैप्स, लैबोरेटरी एपरेटस, यानी कुछ साइंस का प्रैक्टिकल करना हो तो उसके लिए एपरेटस प्रोवाइड करना, स्मॉल लाइब्रेरी, ओके, बुक्स वगैरह के लिए, अ प्ले ग्राउंड, बच्चों को खेलने के लिए प्ले ग्राउंड, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कि जिसको मतलब स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो तो ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट प्रोवाइड करना। ओके, दिस स्कीम हेल्प द प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम टू गेन सम मोमेंटम। और जब गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाला तो ये स्कीम जो है प्राइमरी एजुकेशन के लिए, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। ओके, और प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम ने और प्रोग्रेस किया। ओके, नेक्स्ट, डू यू नो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट इन 1960 द गवर्नमेंट टुक द डिसीजन टू इम्प्लीमेंट अ कॉमन स्टेट वाइड करिकुलम फॉर स्टैंडर्ड्स 1st to 7th, and Principal Syed Rauf of ST College, Mumbai was assigned the task of preparing the draft of this curriculum। See, curriculum का मतलब होता है syllabus। तो जब महाराष्ट्र स्टेट फॉर्म हुआ 1960 में, महाराष्ट्र स्टेट फॉर्म हुआ, पहले जो है इंडिया जब आज़ाद हुई 1947 में, तब आधा पार्ट गुजरात का और आधा पार्ट महाराष्ट्र का मिला के एक ही स्टेट था, बॉम्बे स्टेट। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन पीपल जो थे उन्होंने मूवमेंट किया कि हमको महाराष्ट्र एक सेपरेट स्टेट चाहिए जिसमें मराठी स्पीकिंग पीपल होने चाहिए। ठीक है, तो जब ये महाराष्ट्र स्टेट फॉर्म हुआ तो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन, ये कॉमन स्टेट वाइड करिकुलम, यानी अब स्टेट वाइज जो है सिलेबस बनना चाहिए। जब महाराष्ट्र स्टेट 1960 में फॉर्म हुआ तो उसके बाद गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि अब स्टेट जो है, अलग अलग स्टेट अपना सिलेबस खुद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कौन से स्टैंडर्ड से कौन से स्टैंडर्ड तक? 1st to 7th। प्रिंसिपल सैयद रौफ ऑफ ST कॉलेज Mumbai was assigned the task of preparing the draft of this curriculum। सी, मुंबई के ST कॉलेज के प्रिंसिपल सैयद रौफ, इनको गवर्नमेंट ने टास्क दिया कि वो अपना सिलेबस जो है वो ड्राफ्ट करे, प्रिपेयर करे। ओके, नेक्स्ट, in 1994 this scheme was expanded and provision was made for 1 additional classroom and for appointing 1 more teacher in schools with an enrollment of more than 100 students।
with priority given to girls school with a majority of scheduled caste and tribe students and schools in rural areas. See, 1994 में ये जो स्कीम था ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का, ये एक्सपांड हुआ, और एक्सपांड होने के बाद इसमें और भी कई प्रोविजंस बनाए गए। जैसे कि हमने देखा कि पहले प्राइमरी एजुकेशन का पहले देखा कि एटलीस्ट 2 क्लासरूम होने चाहिए, लेकिन बाद में ये स्कीम जो है एक्सपांड हुई, उसमें और प्रोविजंस ऐड किए गए, बनाए गए कि एक और एडिशनल क्लासरूम होना चाहिए, मीन्स टोटल 3 क्लासरूम, एंड फॉर अपॉइंटिंग 1 मोर टीचर इन स्कूल्स। और जैसे कि हमने देखा कि 2 टीचर्स में से एक फीमेल टीचर होना चाहिए, तो जब एक एडिशनल क्लासरूम बना रहे हैं, ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासरूम, तो ऐसा कहा गया है कि 1 मोर टीचर मीन्स स्कूल्स के लिए एक और टीचर अपॉइंट करना, और 100% से ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट करवाना, ओके, जैसे एडमिशन एंड विथ प्रायोरिटी। और इसके साथ साथ प्रायोरिटी किसको दी गई? गर्ल्स स्कूल को, ताकि गर्ल्स को भी जो है एजुकेशन मिल सके, ओके। स्कूल्स विद अ मेजॉरिटी ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, और किसके लिए स्कूल्स? जैसे शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब स्टूडेंट्स, इनको भी एजुकेशन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, तो इनके लिए भी स्कूल्स बनवाना, ओके। स्कूल्स इन रूरल एरियाज, मतलब गांव में जो बैकवर्ड एरियाज, रिमोट एरियाज, वहाँ पे स्कूल की फैसिलिटी नहीं होती थी, तो वहाँ रूरल एरियाज में भी स्कूल्स बनवाना, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो मेड बाइंडिंग अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट टू अपॉइंट फीमेल टीचर्स टू 50% ऑफ द पोस्ट इन स्कूल्स। तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कंपलसरी किया, बाइंडिंग मतलब कंपलसरी करना, कि स्कूल में अगर कोई भी पोस्ट हो, चाहे टीचर का हो या फिर क्लर्क का हो, कुछ भी हो, तो उसमें फीमेल टीचर्स 50% होने चाहिए। यानी कि अगर 10 टीचर्स हैं तो उसमें 5 जो है फीमेल टीचर्स और 5 मेल टीचर्स होने चाहिए, ओके। तो ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट पे कंपलसरी किया कि उनको करना ही है। And again in 1994, the District Primary Education Program, that is DPEP, was started with the objective of universalization of primary education. तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चिल्ड्रेन जिसकी एज बिटवीन 6 to 14 ईयर्स है, तो वो सबको प्राइमरी एजुकेशन मिल सके। तो यही ऑब्जेक्टिव के साथ 1994 में क्या स्टैब्लिश हुआ, क्या स्टार्ट हुआ? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ओके। इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 7 स्टेट्स इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। तो जो ये डीपीईपी प्रोग्राम 1994 में स्टार्ट हुआ, तो ये इम्प्लीमेंट किया गया 7 स्टेट्स, उसमें महाराष्ट्र भी आता है। द प्लान एनविसेजेड 100% अटेंडेंस इन प्राइमरी स्कूल्स। सी, जो ये डीपीईपी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग जो है क्या प्लान बनाए गए कि प्राइमरी स्कूल्स में 100% जो है बच्चों का अटेंडेंस होना चाहिए। अरेस्टिंग स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट। अरेस्टिंग स्टूडेंट ड्रॉप आउट का मतलब क्या होगा कि जैसे पुअर रहते हैं, जो पुअर स्टूडेंट है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि कुछ वर्क के लिए बाहर, मतलब वर्क करने लगते हैं बाहर, और स्कूल को क्या कर देते हैं? ड्रॉप आउट कर देते हैं, यानी छोड़ के चले जाते हैं। तो उनको गवर्नमेंट जो है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, मीन्स गवर्नमेंट जो है ऐसे स्टूडेंट को जिनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, वो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, तो उसको क्या कहा गया है? अरेस्टिंग स्टूडेंट ड्रॉप आउट, ओके। एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड फॉर द फिजिकली हैंडीकैप, और किसके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना? गर्ल्स के लिए और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स होते हैं, ओके। इट इंक्लूडेड प्रोग्राम्स such as research on and evaluation of primary education, alternative education, creating societal awareness, etc. The midday meal scheme was started in 1995 to provide proper nourishment for students. See, और ये प्रोग्राम्स में जो हमने देखा अभी टीपीईपी प्रोग्राम यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, इसमें और भी क्या इंक्लूड किया गया? एज रिसर्च ऑन एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, मीन्स प्राइमरी एजुकेशन में और भी ज़्यादा रिसर्च करना और उसको इवैल्यूएट करना, ओके। अल्टरनेटिव एजुकेशन मतलब जैसे अगर किसी बच्चों को स्टडी में जो है, मीन्स जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें अगर इंटरेस्ट नहीं है, कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेना चाहता हो, या फिर किसी को ड्राइंग पसंद हो, तो उसको क्या कहा गया? अल्टरनेटिव एजुकेशन। तो ये स्कीम में ये भी इंक्लूड किया गया, ओके। क्रिएटिंग सोसाइटल अवेयरनेस।
सोसाइटल अवेयरनेस का मतलब कैसे है, जैसे पेरेंट्स को अवेयर करवाना, यानी पेरेंट्स को जागरूक करवाना, ताकि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को स्कूल के लिए भेजें। ओके, द मिड डे मील स्कीम वॉज स्टार्टेड इन 1995। मिड डे मील स्कीम ये 1995 में हमारे गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, ताकि स्टूडेंट्स को प्रॉपर नरिशमेंट प्रोवाइड हो सके, मिल सके। क्यों मिड डे मील का मतलब क्या, जैसे प्राइमरी स्कूल में हमने देखा है, जो गांव में प्राइमरी स्कूल्स होते हैं वहाँ पे जो है खाना मिलता है, डेली जो लंच का टाइम होता है वहाँ पे बच्चों को जो है फूड मिलता है। क्यों ऐसा होता है, मीन्स इसका रीज़न ये भी है कि जो पुअर होते हैं, जिनके घर पे खाने के लिए नहीं होता है, ठीक है, और इससे क्या होता है कि पेरेंट्स भी जो है, पेरेंट्स अपने बच्चों को, ये भी एक फ़ायदा हो जाता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में भेजने लगते हैं। ओके, नेक्स्ट, डू यू नो ताराबाई मोदक began work in the field of education in बोर्डी एंड कोसबार। सी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा कुछ प्राइवेट लोग भी है, मतलब जैसे कि हम एग्जांपल देख रहे हैं ताराबाई मोदक, उन्होंने जो है एजुकेशन की फील्ड में, मीन्स बोर्डी और कोसबार में उन्होंने एजुकेशन फील्ड में वर्क किया। ठीक है, जैसे कि शी स्टार्टेड आंगनवाड़ीज फॉर आदिवासी चिल्ड्रेन। उन्होंने क्या स्टार्ट किया, आदिवासी चिल्ड्रन के लिए आंगनवाड़ीज। ओके, शी वर्क हार्ड टू ब्रिंग इन द लर्निंग बाय डूइंग मेथड, टू स्टार्ट कुरान शालाज, दैट इज मिडल स्कूल्स, एंड टू स्प्रेड वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन। सी जो ताराबाई मोदक ये जो लेडी थी, इन्होंने जो है बोर्डी एंड कोसबार, ये कहाँ पे है, थाने डिस्ट्रिक्ट में। ओके, थाने डिस्ट्रिक्ट का ये विलेज है कोसबार एरिया। तो इसमें इन्होंने एजुकेशनल फील्ड में वर्क करना स्टार्ट किया। जैसे उन्होंने आदिवासी चिल्ड्रन के लिए आंगनवाड़ीज ओपन की, स्टार्ट की। ओके, ताकि आदिवासी चिल्ड्रन को भी एजुकेशन मिल सके। और उन्होंने कौन सा मेथड जो है यूज़ किया, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम साइंस पढ़ते हैं, थियोरिटिकल भी पढ़ते हैं और उसको प्रैक्टिकल करके भी पढ़ते हैं। ओके, थियोरिटिकल भी पढ़ रहे हैं और साथ में उसको प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं खुद से, तो उसको क्या कहा जाएगा, लर्निंग बाय डूइंग मेथड। एंड कुरान शालास भी जो है मिडिल स्कूल्स, वो भी स्टार्ट किया उन्होंने। कुरान शालास किसके लिए, मोमेडियंस के लिए। एंड टू स्प्रेड वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन। वोकेशनल का मतलब क्या होगा कि करियर, जैसे कि आफ्टर 10th और 12th बच्चों को अपने करियर के बारे में, मीन्स उनको किस फील्ड में जाना है वो पता नहीं होता, तो सेमिनार कंडक्ट किया जाता है, उनको उनके करियर के बारे में बताया जाता है। ठीक है, जैसे कि जिसको भी जिसमें इंटरेस्ट रहेगा फिर वो उसके अकॉर्डिंग जा सकता है, तो उसको क्या कहा जाएगा, वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन। नेक्स्ट, अनुताई वाघ स्टैब्लिश्ड एन इंस्टीट्यूशन एट कोसबार फॉर द प्रोग्रेस ऑफ आदिवासीज इन थाने डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट जो लेडी थी अनुताई वाघ, उन्होंने क्या स्टैब्लिश किया, इंस्टीट्यूशन कोसबार विलेज में। ओके, किसके लिए, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ आदिवासीज, एंड इट इज नोन एज द कोसबार प्रोजेक्ट, और इसे क्या कहा गया, कोसबार प्रोजेक्ट। शी स्टार्टेड क्रेचेस। क्रेचेस मीन्स क्या होता है, प्ले ग्रुप। उन्होंने जो है एकदम छोटे बच्चों के लिए क्रेचेस स्टार्ट किया। जैसे कि अगर उनके पेरेंट्स जो है मम्मी पापा दोनों काम पे जा रहे हो, वर्क के लिए बाहर जा रहे हो, तो उनके बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं होता है, तो जैसे प्ले ग्रुप होता है, तो वहाँ पे बच्चों को मतलब छोड़ के जाते हैं, तो उनकी देखभाल भी हो जाती है, साथ साथ में वो जो है एजुकेशन भी उनको प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, तो उसको क्रेचेस कहा जाता है। नेक्स्ट है नर्सरीज, प्राइमरी स्कूल्स, अडल्ट एजुकेशन क्लासेस, बाल सेविका ट्रेनिंग स्कूल्स एट्सेट्रा फॉर द एजुकेशन ऑफ आदिवासीज। ओके, तो अनुताई वाघ ने भी बहुत ही एजुकेशनल फील्ड में बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया। ओके, उन्होंने क्रेचेस स्टार्ट किया, नर्सरीज, प्राइमरी स्कूल्स, अडल्ट एजुकेशन क्लासेस, बाल सेविका ट्रेनिंग स्कूल्स भी स्टार्ट किया, किसके लिए, एजुकेशन ऑफ आदिवासीज। ओके, नेक्स्ट सेकेंडरी एजुकेशन। अब हम सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस, एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद डिसाइडेड टू ब्रिंग अबाउट फंडामेंटल चेंजेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। सी, इंडिपेंडेंस के बाद हमारे कंट्री को जब आज़ादी मिली, तो उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर कौन बने, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। उनकी इमेज दी गई है, आप देख सकते हैं। और इन्होंने जो है डिसाइड किया कि एजुकेशन के फील्ड में कुछ बेसिक चेंजेस किए जाए। फंडामेंटल चेंजेस का मतलब क्या होता है, बेसिक चेंजेस। द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वॉज सेटअप फॉर दिस पर्पस।
और इसलिए इन्होंने जो है इस पर्पस के लिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन सेटअप किया। दिस कमीशन रिकमेंडेड का मतलब क्या होता है, प्रपोजल, मीन्स कुछ प्रपोजल रखना, प्रस्ताव रखना, ठीक है। तो ये जो कमीशन सेटअप हुआ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ये कमीशन का प्रपोजल क्या हुआ, द अपॉइंटमेंट ऑफ ए सेपरेट कमीशन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन सेटअप हुआ, इसका प्रपोजल ये था कि सेपरेट कमीशन मीन्स सेकेंडरी एजुकेशन के लिए एक सेपरेट कमीशन का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, ओके। एंड अकॉर्डिंगली इन 1952 to 53 द मुदालियर कमीशन वॉज अपॉइंटेड, और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए एक सेपरेट कमीशन स्टार्ट हुआ, सेटअप हुआ, अपॉइंट किया गया कब, 1952 to 53 में, और उस कमीशन का नाम क्या था, मुदालियर कमीशन। एट दैट टाइम द पैटर्न ऑफ एजुकेशन कंसिस्टेड ऑफ 11 + 4 years फॉर द फर्स्ट डिग्री और ऑफ 11 + 1 + 3 years, ओके। तो ये मुदालियर कमीशन, जिसे हायर सेकेंडरी के लिए जो कमीशन स्टार्ट किया गया था, अपॉइंट किया गया था, तो इससे एजुकेशन पैटर्न, ये कमीशन ने एजुकेशन पैटर्न कैसे रखा, 11 + 4 years या फिर 11 + 1 + 3 years भी बोल सकते हैं, जैसे 11 + 1 यानी 12th स्टैंडर्ड तक, और जो +3 years है वो क्या होगा, ग्रेजुएशन, जैसे BA हुआ, BCom हुआ, BSc हुआ, ओके। द वर्क ऑफ द कमीशन, नेक्स्ट द वर्क ऑफ द कमीशन, जो ये कमीशन अपॉइंट किया गया उसका फंक्शन क्या है, काम क्या है। द कमीशन स्टडीड सेकेंडरी एजुकेशन, ये कमीशन ने किसको स्टडी किया अच्छे से, सेकेंडरी एजुकेशन। द नेचर ऑफ द करिकुलम मीन्स सिलेबस के नेचर के बारे में स्टडी किया। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी जो एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड हो रहा है तो वो कौन से मीडियम में, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ओके। टीचिंग मेथडोलॉजी मीन्स टीचर्स जो पढ़ाएंगे, टीच करेंगे बच्चों को तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। एंड मेड सर्टन रिकमेंडेशंस, और ऐसे बहुत सारे जो है प्रपोजल रखे, ओके। दिस कमीशन प्रपोज्ड द कंसेप्ट ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन। अब तक हमने प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में ही पढ़ा, तो ये जो मुदालियर कमीशन अपॉइंट हुआ उसने एजुकेशन पैटर्न रखा 11 + 4 years और 11 + 1 + 3 years। और ये कमीशन का वर्क क्या, इसने क्या क्या काम किया था कि सेकेंडरी एजुकेशन को अच्छे से स्टडी करना, उसके सिलेबस को स्टडी करना, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, टीचिंग मेथडोलॉजी, और ऐसे सर्टन रिकमेंडेशंस रखे। और साथ साथ इसका भी कॉन्सेप्ट इन्होंने, ये कमीशन ने प्रपोज किया, किसका, हायर सेकेंडरी एजुकेशन का, जो 12th स्टैंडर्ड के बाद आता है, ओके, डिग्री जिसको कहा जाता है। हाउएवर इट वाज फाउंड डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इट ऑल ओवर द कंट्री। लेकिन उस टाइम पे जब ये मुदालियर कमीशन ने ये प्रपोजल रखा था कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन भी होना चाहिए, तो उस टाइम पे ये हायर सेकेंडरी एजुकेशन इम्प्लीमेंट करना पूरे कंट्री में जो है थोड़ा डिफिकल्ट था, ओके। नेक्स्ट, डू यू नो the Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education was established on the 1st of January 1966 at Pune. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, जो SSC बोर्ड है, HSC बोर्ड है, ओके, ये कब स्टैब्लिश्ड हुआ, 1st of January 1966 एट पुणे। कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ, पुणे में। दिस बोर्ड कंडक्ट्स द स्कूल लिविंग एग्जामिनेशंस ऑफ स्टैंडर्ड 10th एंड स्टैंडर्ड 12th, मीन्स जैसे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं स्टैंडर्ड 10th के लिए, स्टैंडर्ड 12th के लिए, ओके। तो ये बोर्ड ने स्कूल लिविंग एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के लिए। द बोर्ड ऑल्सो पब्लिशेस अ पीरियोडिकल कॉल्ड शिक्षण संक्रमण, ओके। और ये बोर्ड ने, मीन्स जो HSC बोर्ड, SSC बोर्ड, जो हमारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है, ओके, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन है, उसने पीरियोडिकल्स भी जो है चिल्ड्रन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए पीरियोडिकल भी पब्लिश किए। पीरियोडिकल का नाम क्या है, शिक्षण संक्रमण, ओके। होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट कोठारी कमीशन एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।